हेलो, कैसे भी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। देखो, जो जब भी फार्माकोलॉजी का नाम लिया जाता है उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ये दो जो वर्ड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स मतलब डेफिनेट ये हो जाता है, मतलब कि काइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ड्रग हम लोग लेते हैं बॉडी के अंदर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो जब ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर मतलब कैसे, सबसे पहले जब भी स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है वो चीज़, या फिर वेन्स के थ्रू, किसी भी वे के थ्रू अगर हम लोग लेते हैं तो कैसे जाके आगे बॉडी में ट्रांसमिट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। उसके बाद उसी काइनेटिक्स में आता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मतलब अभी हम लोगों ने मेडिसिन लिया, कोई भी जनरली मेडिसिन लेंगे, या तो फिर आप वेन्स के थ्रू लेंगे, रेक्टल के थ्रू लेंगे, या तो फिर आप ओरली लेंगे, इनहेलेशन लेंगे, यही सब वे होता है। लेकिन हम डायरेक्ट किसी भी ऑर्गन्स, किसी भी टिश्यू को डायरेक्टली हम लोग उस पर्टिकुलर ड्रग को हम लोग नहीं दे सकते। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन से वे में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मतलब वो अगर हम लोग 100 अमाउंट में अगर किसी भी ड्रग को दिए हैं बॉडी में, तो वो क्या, जिस भी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन्स को या टिश्यू को जाता है, तो उधर पहुंचने तक वहां उसको कितना 60% 70% जो भी XYZ मिलेगा, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबोलाइज होके उतना मिला उसको, फिर लास्ट में एक्सक्रीशन, मतलब जो भी बचा है वो यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर। तो ये कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब होता है कि deals with the absorption, distribution, metabolism and excretion of drug is known as फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर। और डायनामिक्स की बात किया जाए तो डायनामिक्स मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग ड्रग लिए हैं वो पर्टिकुलर क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, क्या उसका एक्शन होगा, क्या वो रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर। तो आज हम लोग सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। मतलब हम लोगों ने बेसिक देख लिया इकोलॉजी का। उसके बाद हम लोग मेडिसिन को अब ले लिए, उसमें ओरल हो गया, इनहेलेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो रूट था उस रूट से हम लोगों ने मेडिसिन लिया है। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कैसे एब्जॉर्ब होता है उस चीज को हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तीन चार चीजें जो होती है ना, उस चीज को आप एब्जॉर्प्शन का फेज पकड़ लो। ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है उस चीज को आप पकड़ लो। ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन से कैसे पास आउट हुआ। मतलब ये जैसे अभी इंटेस्टाइन का लेयर गया हुआ है, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से क्या हो रहा है, ड्रग फ्लो हो रहा है, और यहाँ बाजू में हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये बाजू में ब्लड वेसल्स है। इस साइड से ये साइड में जो ड्रग पास आउट होता है, जो यहाँ से वहां एब्जॉर्ब होता है, इसी को हम लोग देखने वाले। क्लियर। ये कैसे पास आउट होता है इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले। क्लियर। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। देखो, एक चीज और समझ लो कि जो भी हमारा बॉडी है, वो बॉडी में ऐसे हमारे जो लेयर रहते हैं, ऐसे लेयर होते हैं, इस टाइप के लेयर होते हैं। ये ऊपर से भी रहता है और नीचे से भी रहता है। तो ये जो लेयर बना हुआ रहता है, इस लेयर जो रहती है ये लिपिड की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, लिपिड की। क्लियर। ये पूरा ऐसे ही पूरा हमारे बॉडी में पूरा ये बना हुआ है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से कैसे पास आउट होता है ड्रग, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा था पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन देखो एकदम क्लियर टॉपिक कर लेना, एकदम क्लियर, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं, चार ही है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन उसके लिए बिंदास रहो, हो जाएगा। देखो, दो टाइप के देखो ड्रग मोस्टली होते हैं, दो टाइप के ड्रग मोस्टली होते हैं। तो वो पैसिव और फैसिलिटेट में हम लोग पहले वो देख लेते हैं कैसे कैसे ड्रग होते हैं। देखो, एक ड्रग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक। एक ड्रग होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होता है,
यही ड्रग जो होता है वो पैसिव डिफ्यूजन से पास आउट होगा। ये जो इंटेस्टाइन से पास आउट हो रहा है, जो ट्रेवल कर रहा है, तो इस ट्रेवल से जो ब्लड वेसल्स में जाएगा, तो जो हाइड्रोफोबिक ड्रग रहते हैं सिर्फ वही होते हैं पास आउट। रीजन ये होता है कि हाइड्रोफोबिक जो ड्रग होते हैं ना, हाइड्रोफोबिक ड्रग कौन से होते हैं, जैसे गैस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो एकदम बहुत छोटे से रहते हैं, मिनिमम रहते हैं ना, उसको। और पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा रहेगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा ही जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में पैसिव डिफ्यूजन में जाता है। पैसिव और फैसिलिटेट दोनों में सेम रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ही जाता है। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि देखो अभी जैसे आपने समझो कि ये कोई भी एक बीच में हम लोग सेमी परमेबल ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इधर अगर बहुत सारे ड्रग्स हैं, ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इधर है इस साइड में, तो क्या हो जाएगा कि अगर ये साइड में कॉन्सेंट्रेशन अगर ड्रग का कम है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन से ये कॉन्सेंट्रेशन जाने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, ये लोग पास आउट हो जाएंगे। डायरेक्टली ये साइड से ये साइड पूरा क्या करेंगे, पास आउट हो जाएंगे। इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई भी अभी देखो, जो इसमें होता है ना, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी की जरूरत नहीं रहेगी, कैसे पता है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैसा, कोई भी एक स्लोप, पहले देखो अभी मैं एग्जांपल जो देने जा रहा हूँ उसको थोड़ा लास्ट तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक आप याद किए रहना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक आप इस चीज को याद किए रहना। एग्जांपल को देखो, क्या होता है कि जैसे अभी कोई भी एक बॉल से कोई स्लोप पे मैंने रख दिया है, ये समझो स्लोप है, ये स्लोप है। मैं अगर यहाँ कोई भी बॉल को यहाँ अगर मुझे भेजना है, इस बॉल को अगर मुझे यहाँ भेजना है, तो मुझे क्या किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए, जैसे यहाँ मैं रखूंगा ऑटोमेटिक ये स्लोप करते हुए क्या करेगी, यहाँ आ जाएगी। क्लियर। तो ये समझो ये क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन और ये लो कॉन्सेंट्रेशन, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ये लो कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक विदाउट एनर्जी के ये आ जाएगा। क्लियर, फर्स्ट क्लियर हो गया। अब देखो इसमें होता कौन कौन से है, गैसेस हो गए, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। क्लियर, क्लियर। देखो ये क्या होता है, और लिपिड सॉल्युबल्स रहते हैं, लिपिड सॉल्युबल्स रहते हैं और बहुत छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए इस यहाँ से धीरे धीरे क्या कर रहते हैं, इसके बीच में पास आउट हो जाते हैं। क्लियर, पहला ये। दूसरा आता है फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि ये पास आउट तो होता है, ये पास आउट तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि इसके अंदर ये क्या हो जाता है ना, कि थोड़ा इसमें ना इसका जो साइज रहता है थोड़ा सा बड़ा रहता है, थोड़ा इसका साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होता है इन द सेंस कैसा हो जाएगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीजों के लिए, ये क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए ये ओपन होता है। क्लियर। देखो जैसे अभी क्या हो जाएगा, इसको ना एक एनर्जी की ऐसा सॉरी एनर्जी की नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन कैसा जैसे अभी कैसा हो जाएगा, मैंने फिर से एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा लिपिड, क्लियर। अभी क्या हो जाएगा कि हमारे ये जो मेम्ब्रेन्स रहते हैं, ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या होती है कि एक ना कैरियर प्रेजेंट रहते हैं, कैरियर बोलते हैं जो प्रोटीन भी होता है, कैरियर्स होता है जो प्रोटीन्स होता है, क्या करते हैं ये ना किसी एक स्पेसिफिक को वो पास आउट करते हैं। जैसे अभी कैसे शुगर हो गए या सॉल्ट हो गए, ये सब चीजों का ना वो आसानी से पास नहीं होते, क्योंकि उनका जो साइज रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहता है। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए ये ना इस सेमी परमेबल के थ्रू आसानी से पास नहीं हो जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ना एक ऐसे गेट जैसा रहेगा, एक गेट रहेगा, इसी गेट के थ्रू क्या करेंगे, ये लोग पास आउट हो जाएंगे। तो देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल शुगर के, अभी शुगर मॉलिक्यूल इधर है, इधर क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या रहेगा, शुगर
शुगर कैरियर रहेगा, शुगर गेट हो जाए, शुगर गेट हो गया। क्लियर। तो शुगर मॉलिक्यूल इधर जैसे आएगा तो ये ओपन करके क्या करेगा, इसको नीचे पास आउट कर देगा। सेम ऐसे ही अगर इधर सोडियम का, अगर इधर सोडियम का रहेगा तो सोडियम रहेगा, इधर सोडियम गेट रहेगा, सोडियम चैनल रहेगा, वो सोडियम क्या करेगा, उसको वहां से पास आउट कर देगा। ऐसे पोटेशियम रहेगा तो वहां से उसको पास आउट कर देगा। क्लियर, आई होप गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर। तो देखो यहाँ ये एक ऐसा है हमारा फैसिलिटेट है, ये कैसा कौन सा है, फैसिलिटेट है। फैसिलिटेट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, तो ये फैसिलिटेट है। क्लियर। सबसे ये देखो पैसिव में क्या था, विदाउट एनर्जी, कुछ नहीं, एनर्जी कुछ नहीं चाहिए, एनर्जी इसमें भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा जैसे आप एक कैसा बोलूँ मैं आपको, जैसे छन्नी हो गई, तो छन्नी का कैसा हो जाएगा कि कुछ कुछ चीजें छन्नी के अंदर पास हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें पास नहीं होती है। और उसको ऐसा भी समझ सकते हो कि एक गांव में देखो झरना देखे रहोगे, उसमें ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो नीचे जितना भी चीज रहेगी सब पास आउट हो जाती है। कुछ कुछ चीजें जो बड़ा पार्टिकल से रहेगा वो ऊपर रह जाएगा, कुछ कुछ पार्टिकल बड़े जो ऊपर हो गए वो समझो शुगर और सॉल्ट के हो गए। तो शुगर और सॉल्ट के लिए दूसरा हम लोग किसी चीज को यूज करेंगे जो उसको पास आउट कराएगा। क्लियर। एक बार फिर से देखो पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन से फिर क्या करना, हमको भेजना है, तो सेमी परमेबल के थ्रू इजिली ये क्या करेगा, पास आउट हो गया, इजिली पास आउट हो गया। यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन इसका हो गया। दूसरा, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये एक गेट चाहिए, एक चैनल चाहिए, एक ट्रांसपोर्टर चाहिए जो इनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर में पहुंचा दे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर के अंदर पहुंचा दे, वहां तक छोड़ दे, उसको बोलते हैं गेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। क्लियर। और इसमें भी कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, ये हमारा फैसिलिटेट हो गया, इसमें भी कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। और ये हमारे कौन से होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, ये हमारा हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। क्लियर। और इसमें कौन कौन से आते हैं, शुगर और सॉल्ट आता है, और इसमें क्या क्या आता है हमारा, गैसेस और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें आती है। क्लियर। क्लियर। अब देखो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। देखो दोनों में, पैसिव डिफ्यूजन में भी और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, दोनों में एनर्जी की जरूरत नहीं है, और दोनों लो कॉन्सेंट्रेशन, अरे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन में ये होता है कि उसमें सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन्स रहेगा उसी के थ्रू क्या करेगा, वो पास आउट कर देगा, क्योंकि बहुत मिनिमम, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। और कंपेयर टू फैसिलिटेट की बात किया जाए तो फैसिलिटेट में क्या होता है कि इनका जो साइज रहता है बड़ा रहता है, इसके लिए उनको कोई गेट चाहिए, कोई चैनल चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसके थ्रू पास आउट हो सकते हैं। क्लियर। जिसको बोलते हैं फैसिलिटेट, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। क्लियर। क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया कि देखो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया कि इसमें ना एनर्जी अब लगेगी, इसमें अब एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी, क्यों लगेगी पता है, क्योंकि ये देखो एक्टिव मतलब कैसा हो गया कि जैसे अभी कैसे कैसा समझ सकते हो कि अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हो, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो, उसके लिए अगर आप एक्टिव हो रहे हो, एक्टिव हो रहे हो मतलब कि आपको एनर्जी लगेगी, मतलब आप शांत थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो आप एक्टिव हो, तो एक्टिव के टाइम पे क्या हो जाएगा, आपको एनर्जी लगेगी, और एक्टिव नहीं हो तो एनर्जी नहीं लगेगी, तो एक्टिव हो इसलिए एनर्जी लगेगी। अब देखो ये मैंने एग्जांपल मैंने यहाँ आपको लिया था, ये मैंने एग्जांपल लिया था, तो इसी एग्जांपल को हम लोग फिर से देखने वाले हैं।
क्लियर। देखो, अब यहाँ कोई बॉल ऐसे पड़ी हुई है, इसको अगर यहाँ भेजना है तो यहाँ एनर्जी लगेगी। तो सेम ये प्रोसेस है, सेम ये प्रोसेस है। क्लियर। अब सेम वही इसका क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना है। क्लियर। और इसमें क्या प्रोटीन पंप चाहिए और कुछ एनर्जी भी लगेगा क्योंकि उसको अपोजिट साइड भेजना है। और इसके लिए क्या होता है कि कुछ गेट लगते हैं, कुछ ऐसे चीजें होंगी जिससे वो पास आउट होंगे। पास आउट कैसे होंगे पता है, देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि ये मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। क्लियर। ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर। जो सेल मेम्ब्रेन है, अब क्या करना है कि इसको इसको अब क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट है, बाहर हमारा प्रेजेंट है, देखो ये साइड में हमारा प्रेजेंट है पोटेशियम, ये साइड में हमारा प्रेजेंट है पोटेशियम, और ये साइड में हमारा प्रेजेंट है सोडियम। और इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर, इंट्रा सेल्यूलर, और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब देखो, ये बाहर का हो गया, ये अंदर का पार्ट हो गया। क्लियर। अब देखो, इस चीज को यहाँ से सोडियम वाले पार्ट को यहाँ भेजना है और पोटेशियम को यहाँ भेजना है। क्लियर। तो देखो क्या होता है, अब क्या मैंने बोला, एनर्जी लगेगी, रिक्वायर एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी किस में मिलती है, एटीपी। तो जब भी इस चीज को हम लोग एटीपी देंगे कभी तभी इनका ट्रांसफर होगा, यहाँ से जाके जहाँ वहां पोटेशियम, पोटेशियम जाएंगे सोडियम, सोडियम ऊपर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, और सोडियम उसमें जाएगा और ये नीचे आएगा। क्लियर। अब देखो क्या होता है, क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि देखो, जो हमारे सोडियम रहते हैं, जो हमारे सोडियम रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, इंट्रासेलुलर में, और पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर में। इसीलिए इसी से हमारी बॉडी पूरा मेंटेन रहती है। अगर इनको ही, और कभी कभी इनको जो सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको इंट्रा सेलुलर अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती है। क्लियर। तो देखो अब ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे होते हैं वो देखो, ये यहाँ एटीपी आके कनेक्ट होगा। होता कैसे है कि ये समझो एक गेट हो गया, एक गेट हो गया, और इधर से भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब क्या हो जाएगा, ये गेट ये साइड में है ना, मैंने उल्टा बना दिया है लेकिन ऐसा समझ लो, ये गेट इस साइड में है। अगर यहाँ एटीपी जाके अटैच होगा तभी ये ओपन होगा। जब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सोडियम एंटर करता है, सबसे पहले सोडियम एंटर करेगा। जैसे सोडियम ये साइड में आके ऐसे बैठ जाएगा, जैसे सोडियम आके यहाँ बैठा, तो यहाँ जैसे आके अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर बंद हो जाएगा, ये साइड यहाँ से आके बंद होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और सोडियम यहाँ पास आउट हो जाएगा, बाहर निकल गया, सोडियम बाहर निकल गया। और ये साइड में जो पोटेशियम है और वो आके इस साइड में बैठ जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, फिर से ये ऑटोमेटिक यहाँ पहुंच जाएंगे। क्लियर। क्लियर। एक बार फिर से देख लो, देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी मतलब पोटेशियम को यहाँ भेजना है, सोडियम को इस साइड में भेजना है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ जैसे ही एटीपी यहाँ आके अटैच होगा, एटीपी अटैच हुआ, एटीपी अटैच होने के बाद ये तीन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सोडियम के यहाँ अटैच हुए, ये क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जाएंगे, यहाँ गए, फिर यहाँ से जो भी ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम ऐसे क्या करेंगे, दो पोटेशियम यहाँ आके इसमें अटैच हो जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पास आउट हो जाएंगे। फिर जैसे ये क्लिप जैसे
बंद हुआ था फिर वैसे चालू हो जाएगा। क्लियर? ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। क्लियर? मैंने क्या बोला, एनर्जी लगती है और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये दोनों क्या थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। क्लियर? अब हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अंदर लेना। एक्सो मतलब बाहर फेंकना, अंदर लेना और बाहर। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। मतलब किसी भी, देखो ये होता कैसे है कि सबका देखो प्रोसेस लगभग सेम ही होता है सबका। ये समझ लो कि इसमें ना वेसिकल्स बनते हैं। इसमें क्या होते हैं? वेसिकल्स बनते हैं। ये समझो, ये पहला स्टेप है। अब यही क्या हो गया, थोड़ा सा और इसको बड़ा करो तो आपको समझ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ आके कोई भी आके बैठ गया, कोई भी आके यहाँ बैठ गया, जैसे लार्ज पार्टिकल्स हो गए, या तो फिर कोई फंगस हो गया, कोई बैक्टीरियाज हो गई, या कोई ड्रग हो गया। क्लियर? कोई ड्रग हो गया। अब क्या करेंगे, इनको ना एक वेसिकल बना देना है। इनको क्या बना देना है, जैसे बैठेगा ना तो क्या बना देना है इसको, वेसिकल्स। ये वेसिकल्स बन गए, सेकेंड स्टेप हो गया। और ऐसे ही थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, एकदम पूरा ये गोल हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सीधा, और ये बाहर आ गया, बन गया। क्लियर? ये हो गया वेसिकल्स। अब इसको ध्यान से देखो, ये तीन टाइप के होते हैं, मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे, देखो अभी ये क्या हो गया कि ड्रग आया, कुछ कुछ ड्रग को हमको रिटर्न भी भेजना रहता है, कुछ कुछ को लेना भी है। जब रिटर्न उनको भेजना है, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करने के लिए दोनों चीज होना जरूरी है ना। जरूरी नहीं है कि आप एक ही काम करो, दोनों काम होता है साथ में, तभी बॉडी मेंटेन रहती है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ये जो अभी ये वेसिकल्स बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। यही अगर उल्टा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो सबसे पहला एंडोसाइटोसिस का जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मतलब, फाइगो मतलब किसी भी जो फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं, जो फॉरेन्स रहते हैं, उनको क्या क्या इनगल्फ कर लेता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं उनको इनगल्फ करके बाहर निकाल देते हैं। उनको बोलते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, कोई भी ड्रग के साथ में कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, उनको अगर पास आउट करके बाहर निकालना है, तो उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। उनको क्या बोलते हैं? फाइगोसाइटोसिस। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस समथिंग आ गया, तो ऐसे वो क्या करेंगे, यहाँ आया, ये फील किया, ऐसे वेसिकल बनाना चालू कर दिया। फिर क्या करेंगे, अंदर ये भरे हुए, अंदर ये है, तो बाद में वेसिकल बना के इसको क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। फाइगो मतलब कोई भी इनगल्फ, कोई भी फॉरेन कोई भी पैथोजेंस रहेगा, उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे बाहर। और इसके जो चारों तरफ बने कौन रहते, न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। इसके चारों तरफ कौन रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स इस पे अटैक करते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है, सेकेंड हमारा, हाँ सेकेंड हमारा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि एक ना लिक्विड जो पार्टिकल्स रहते हैं उसको ऐसे बनाता है। मतलब ये बहुत सारा लिक्विड है, मैंने ऐसा पकड़ा, उसको एक इनगल्फ बनाया, वेसिकल्स बनाया, उसको ले लिया साइड में। तो उसको पहले में बैक्टीरिया वायरस था, इसमें लिक्विड का वो बनाते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और मोस्टली जो होते हैं ना, इसमें प्रोटीन्स हो गए और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इसमें वो लोग ट्रैवल करते हैं। क्योंकि पहले में क्या था, मैंने बोला बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब होते हैं, और पिनोसाइटोसिस में जो प्रोटीन हो गए और कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये सभी उसमें क्या करते हैं, पास आउट होते हैं। क्लियर? क्लियर? अब देखो एक लास्ट बचा है जिसको बोलते हैं रिसेप्टार मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तीसरा लिख लो, रिसेप्टार मीडिएटेड
रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लियर। देखो ये जो थर्ड वाला है ये क्या करता है, कुछ टारगेटेड रहते हैं ना मेम्ब्रेन्स, उनके ऊपर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, उनको उनको क्या करेंगे, निकाल देते हैं। जैसे क्या करेंगे, कुछ ब्लडी या फिर जो लो डेंसिटी वाले जो लिपोप्रोटीन रहते हैं उनके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। क्लियर। जो वेस्टेज रहते हैं ना उनको ये लोग बाहर निकालते हैं। क्लियर, आई एम गेटिंग माय पॉइंट, समझे। जो एलडीएल रहते हैं ना, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स रहते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर सोडियम पोटेशियम का जो चैनल्स रहेगा उसमें एटीपी अटैच होगा। एटीपी अटैच होने के बाद वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा, सोडियम को पोटेशियम देगा, पोटेशियम को सोडियम देगा। ये ट्रांसफर होते रहता है। क्लियर। पहले सोडियम जाएगा फिर पोटेशियम उधर से आता है। फिर आता हमारा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है कि वेसिकल्स बना के उस चीज को बाहर निकालने बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब सबसे पहला जो आता है हमारा फाइगोसाइटोसिस, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ इन्वेटर्स रहते हैं तो उनको एक वेसिकल्स बना के ब्लास्ट करते हैं, और इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और पिनोसाइटोसिस मतलब जो प्रोटीन्स और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उनका वेसिकल्स बना के लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, उनको मीडिएट करते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस मतलब ये होता है कि जो भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स रहते हैं उनको बाहर करते हैं। क्लियर। हमारा ये चार जो था ये कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है उस चीज़ को लेके, तो उसको हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। कहाँ गया, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। क्लियर। तो चलो हम लोग देखते हैं। उसको समझने से पहले एक बार ना आप फिर से इस वीडियो को रिवर्स करके आप एक बार देख लेना, तो फैक्टर अफेक्टिंग फिर से उसके आगे देखना। क्लियर। सबसे पहले हमारा जो आता है, देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मुलेटेड रिलेटेड फैक्टर्स और दूसरा हमारा आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। फॉर्मुलेटेड मतलब कैसा वो बना हुआ है, मेडिसिन कैसी है, वो सामने से हमको कैसे दिखती है, सॉलिड है, लिक्विड है, एसिडिक है, बेसिक है, कौन से फॉर्म में है, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन, मतलब कैसा वो बना हुआ है। पेशेंट मतलब जब भी किसी भी पेशेंट को देंगे तो उसके बाद उसका कैसा रिएक्ट होता है, वो बॉडी पे क्या रिएक्ट करेगा, कैसा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमारा आता है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, इसका मतलब ये हो गया कि देखो कोई भी जो ड्रग हमको फिजिकली कैसा दिखता है। अभी हम लोग टैबलेट लिए, कैप्सूल लिए, लिक्विड लिए, क्रिस्टलाइन लिए, कोलोइड है, ऑयली है, कौन से टाइप में है, हम लोग सामने से देखने पे पता चल जाए, उसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। हम देखे और हमको दिख गया सॉलिड, लिक्विड, ऑयली, जो भी है, समथिंग एक्स वाई जेड कुछ भी है। तो देखो क्या होता है कि अभी जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग आपको जैसा पता है कि सॉलिड वाला जो ड्रग रहेगा और लिक्विड वाला जो ड्रग रहेगा, आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो जिसका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा वो किसका रहेगा, लिक्विड का। क्योंकि सॉलिड को फिर लिक्विड छोटा छोटा टुकड़ा स्मॉलर पार्टिकल बनना, फिर उसको डिसॉल्व होना, फिर वो धीरे धीरे पूरा एब्जॉर्ब होना, उसको टाइम लगता है। लेकिन अगर ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्टली क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन के लिए चला जाएगा। क्लियर। तो मतलब क्या हो गया, लिक्विड आर मोर एब्जॉर्प्शन देन दी सॉलिड। क्लियर। सेम ऐसे क्रिस्टलाइन जो रहेगा वो क्या है, कोलोइड से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रहेगा एज कम्पेयर टू कोलोइड्स। और aqueous जो रहेगा वो भी रहेगा ऑयली, क्योंकि ऑयली जो मेटेरियल्स रहते हैं वो स्लीपी रहते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी नहीं होता है, क्योंकि देखो फैट भी बर्न जल्दी नहीं होता है, ये रीजन होता है। क्लियर। क्लियर। उसके बाद हमारा सेकेंड आता है
2-3 ऐसे आप लिख देंगे। देखो जितना मैं भी लिखवाऊंगा ना बस वही लिखेंगे, आपको नॉर्मली बेसिक पता रहेगा तो आप लिख दोगे तो बस मार्क्स मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। डिसइंटीग्रेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। डिसइंटीग्रेशन मतलब उसका ब्रेकडाउन कैसा होता है, उसका ब्रेकडाउन कैसा होता है उस बिहाफ पे क्या करेंगे, उसका वो डिसइंटीग्रेशन कितना टाइम लग रहा है, कितना बड़ा है, साइज में कितना बड़ा है, उसके बिहाफ पे क्या करेंगे वो कितना एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। जैसे जो सॉलिड रहेगा और जो स्मॉलर पार्टिकल्स रहेगा, मतलब जो जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, और जो छोटा छोटा पार्टिकल्स रहेगा, जो स्मॉलर पार्टिकल्स रहेगा उनका एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिसका जिसका साइज बड़ा रहेगा। क्लियर। और इंट्री कोटेड मतलब कोई भी एक टैबलेट्स है उस पर अगर कोटिंग किया हुआ है तो पहले कोटिंग क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, उसके बाद फिर डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर उस पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। और अगर वही कोटिंग नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा कि फटाक से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फटाक से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे देखो आप कोई ऐसा मेडिसिन लोगे, जैसे ही टंग पे रखते हो तुरंत ही उसका टेस्ट अलग हो जाता है, तुरंत ही बहुत अजीब सा लगने लगता है, तो मतलब उसमें कोटिंग कुछ नहीं रहती है, वो फटाक से डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन फटाक से होगा मतलब उसका एब्जॉर्प्शन भी फटाक से होगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड है, थर्ड जो है जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। डिसोल्यूशन एकदम सिंपल सिंपल है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिकल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि क्या होता है कि कोई भी ड्रग गैस्ट्रिक जूस में जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। मतलब मैंने कोई भी मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेने के बाद वो गैस्ट्रिक जूस में स्टमक में जाने के बाद गैस्ट्रिक जूस में कितना मिक्स होता है, कितना डिसॉल्व होता है, उसी बोलते हैं डिसोल्यूशन। कोई भी ड्रग गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होता है, डिसॉल्व होता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो कितना टाइम में होता है वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि जितना जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा उतना जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्योंकि डिसॉल्व होने में ही अगर टाइम लग जा रहा है, क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा, डिसॉल्व होने के बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा, अगर डिसॉल्व ही नहीं हो रहा तो एब्जॉर्प्शन में बहुत टाइम लगेगा। क्लियर। इसलिए फास्टर डिसोल्यूशन एंड फास्टर एब्जॉर्प्शन। क्लियर। उसके बाद फोर्थ आता है, जिसको बोलते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी। मैंने क्या बोला कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, लिपिड से। हमारा जो मेम्ब्रेन है वो किससे बना है, तो लिपिड से। तो अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी वाला ड्रग्स ही अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि उसका जो एब्जॉर्प्शन रहेगा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लिपिड में जो सोल्यूबल नहीं है उसको हम लोग दे रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन और टाइम लगाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन और टाइम लगाएगा। क्लियर। अगर किसी भी चीज़ को अब अभी लिपिड सॉल्युबिलिटी है, मतलब वो एडॉप फटाक से कर लेगा, मतलब आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड। रुको एक और लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ देखो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दो टाइप के ड्रग होते हैं, एक होता है आयोनाइज्ड, दूसरा होता है अनआयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड। जो आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड इनसॉल्यूबल, और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल। किसके मतलब किसी के अंदर कुछ चार्जेस रहेगा, किसी के अंदर चार्जेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्यूबल रहेगा, और चार्जेस नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूबल रहेगा, लिपिड सॉल्यूबल रहेगा। क्लियर। तो मतलब जो सॉल्यूबल लिपिड के फेवर में रहेगा, मतलब अगर मैं मेरे से अगर कोई भी मेरी अगर बात सुनता है
तो मैं अगर बोलने जाऊँगा तो सामने वाला मेरी बात जल्दी मान जाएगा। मैंने कोई भी बात अगर बोला कि चलो चलते हैं इधर घूमने के लिए, तो मैं अगर मेरी बात को सुनता है तो मैं अगर बोल दूँगा तो फटाक से उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और दूसरा आदमी आया, उसने क्या उसकी बात तो सुनता ही नहीं है, तो उसकी बात अगर सुनता ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा कि उसको जाके बोलेगा चल घूमने चलते, तो मानेगा ही नहीं। नहीं, 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 मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये काम है, वो काम है, ऐसा। तो वही बात है कि अगर वो लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो लिपि वो सॉल्युबल हो जाएगा इज़िली, नहीं तो नहीं होगा। और वही लिपिड सॉल्युबल रहेगा, जल्दी होगा, नहीं हो तो नहीं होगा, लेट होगा, बस। उसके बाद आता है केमिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद आता है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी मतलब ड्रग जो होता है वो केमिकली स्टेबल रहता है गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में। क्लियर। और कुछ क्या देखो क्या होता है कि कुछ ड्रग जो होते हैं, कुछ ड्रग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ड्रग क्या होते हैं कि जैसे स्टमक में गए और क्या हो जाएंगे कि वो उससे रिएक्ट करके उससे क्या करेंगे, उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी स्लो हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी खराब हो जाएगा। क्योंकि एसिडिक मीडियम में गया, स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो केमिकली रिएक्ट करके वो इफेक्ट हो गया, खराब हो गया, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए क्या केमिकल स्टेबिलिटी जो रहेगा वो भी मैटर करता है। क्लियर। और ड्रग का जो पीएच रहेगा, ड्रग पीएच, ड्रग पीएच मतलब जो एसिडिक वाले ड्रग रहेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्टमक में, और जो बेसिक वाले ड्रग है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, बेसिक वाले। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिडिक के बाद तुरंत ही जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में बेसिक में ही जो फूड होता है, जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। नहीं तो अगर वो एसिडिक में रहेगा तो वो इंटेस्टाइन लेगा ही नहीं, इंटेस्टाइन डायरेक्ट पास आउट कर देगा आगे। क्लियर। तो बेसिक में रहता है इसलिए एब्जॉर्ब होता है। तो मतलब एसिडिक का जितना भी रहेगा, एसिडिक अगर रहेगा तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा स्टमक में, अगर एसिडिक नहीं है तो कहाँ हो जाएगा, इंटेस्टाइन में। बेसिक है तो इंटेस्टाइन में। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर अगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो मोर एब्जॉर्प्शन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन मोर एब्जॉर्प्शन, हायर कॉन्सेंट्रेशन मोर एब्जॉर्प्शन। मतलब कि कैसा हो जाएगा कि जैसे किसी भी चीज का कोई भी चीज अगर देखो कहीं भी अगर कोई भी सामान ऐसे रखते हो तो जितना जल्दी आप जितना ज्यादा कोई भी चीज रखोगे वो नीचे जितना उतना जल्दी पास आउट हो जाता है। क्लियर। मतलब किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ज्यादा रहेगा तो वो आगे पास आउट जल्दी से हो जाता है, एज कम्पेयर टू अगर कम रहेगा तो। क्लियर। उसके बाद आता है फिर नाइन ना, उसके बाद आता है पार्टिकल, उसके बाद आता है पार्टिकल साइज। देखो स्मॉलर अगर पार्टिकल साइज रहेगा तो बेटर एब्जॉर्प्शन रहेगा, लार्जर पार्टिकल साइज रहेगा तो स्लो एब्जॉर्प्शन रहेगा। बस काम खत्म। बड़ा पार्टिकल साइज रहेगा, उसको टुकड़ा होना, फिर डिजोल्यूशन होना, उसमें टाइम लगेगा, तो फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एज कम्पेयर अगर अगर छोटा पार्टिकल्स रहेगा तो। आई पे गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर। अभी अभी एक हम लोग ना थोड़ा सा एक ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो कैसे। अभी देखो ड्रग क्या होता है, या तो आप ओरली दो, ओरल ओरल दे सकते हो, वेन में दे सकते हो, या इनहेलेशन में। क्लियर। ओरली दे सकते हो, वेन्स में दे सकते हो, या इनहेलेशन दे सकते हो। तो देखो सबसे पहले जब भी कोई भी ड्रग आता है तो सबसे पहले ड्रग कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन। क्लियर। इंटेस्टाइन से सॉरी स्टमक से लीवर में जाएगा,
लीवर से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा हमारे, इंटेस्टाइन से हमारे वेन्स में, वेन से कहाँ जाएगा, हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाएगा, हमारे आर्टरी, आर्टरी से फिर डिफरेंट डिफरेंट कहाँ भेजना वहां जाएगा। क्लियर। देखो एक ड्रग तो अगर मैं समझो ओरली ड्रग दे रहा हूँ, अगर मैं ओरल ड्रग दे रहा हूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तक पूरा इसका कहानी खत्म। मतलब ना उसको ये देना जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, मतलब क्या कर दिया वो देखो क्या होता है कि अगर कोई भी ड्रग अगर लीवर के थ्रू जाता है तो वो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है, उसका फर्स्ट जो मेटाबॉलिज्म होता है सबसे पहले लीवर में होता है। तो जब भी लीवर में गया ड्रग तो क्या मेटाबोलाइज हो गया। तो अगर कोई ड्रग ओरली दे रहे हैं तो ओरली अगर देते हैं तो ये समझो पहले ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया और क्या हो जाएगा धीरे धीरे फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया मतलब कि वेन्स तक गया, हार्ट तक गया, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा आर्टरी में जाते जाते इसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा कम हो गया। क्लियर। और अगर यही मैं डायरेक्ट अगर वेन में दे रहा हूँ, इतना इतना टाइम लगा इसको एब्जॉर्ब होने में, इतना टाइम लग गया। अब यही डायरेक्ट अगर मैं वेन में दे दूँ किसी, ये अगर वेन में दे दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो ऐसा जाएगा। क्लियर। क्लियर। ये क्या हो गया, अगर वेन्स में मैं दे दिया डायरेक्ट तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा फटाक जाएगा और तुरंत नीचे आ जाएगा। और ऐसे में डायरेक्ट अगर लंग्स में दे दे रहा हूँ मतलब ना वेन में जा रहा ना हार्ट में जा रहा, हार्ट से डायरेक्ट क्या करेगा आर्टरी में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ इनहेलेशन दे रहा हूँ तो क्या करेगा इसका लेवल ऐसे बढ़ेगा और सीधा ऐसे आ जाएगा। क्लियर। कभी भी जीरो नहीं होता है, इसका इसका ध्यान देना, कभी जीरो नहीं आता है। क्लियर। ये कैसा हो गया हमारा ओरल हो गया, ये हो गया हमारा इंजेक्शंस का हो गया, ये हो गया इनहेलेशन। क्लियर। ऐसे मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ता है, वो कितना फास्ट डिसोल्यूशन होता है, कितना एब्जॉर्प्शन होता है, उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर। ये हम लोग देख लिया फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर, मतलब उसका फॉर्मुलेशन कैसा रहता है उसके बेसिस पे हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो पेशेंट रहता है उसके बिहाफ पे, पेशेंट के बिहाफ पे कैसे रहेगा, जो पेशेंट रहेगा वो देखते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। क्लियर। सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग सरफेस, एब्जॉर्बिंग सरफेस। एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब कि देखो कोई भी चीज जैसे सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जल्दी होगा, उतना जल्दी होगा। क्योंकि जैसे आप देखोगे कोई भी चीज को अगर ड्राई करना सुखाना है, गांव में देखो चावल गेहूं ऐसा कुछ भी अगर सुखाना रहता है तो एक चद्दर पे पूरा दूर तक ऐसे फैला देंगे, पूरा दूर तक ऐसा फैला देंगे। फैलाने के बाद वो कैसा हर एक को अगर वो धूप लगेगा तो क्या हो जाएगा जल्दी सूख जाता है। कपड़े में हम लोग फैलाते हैं पूरा एकदम झाड़ के पूरा फैला देते हैं क्योंकि पूरा एकदम अच्छे से फैल जाएगा, पूरा उसको एरिया बहुत बड़ा मिल जाएगा तो जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसे ही जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर। अभी किसी भी जगह पे अगर मैं समझो दाल में नमक डालना है तो दाल में नमक डालना है तो ऐसा नहीं मैं कि एक ही जगह नमक डाल दूंगा, मैं क्या करूंगा पूरा एकदम ऐसे फैला दूंगा, पूरा एकदम चारों तरफ मैं उसको फैला दूंगा। तो चारों तरफ जब फैला दूंगा, फैलाने के बाद मैं पूरा अच्छे से छिड़क दूंगा तो पूरा अच्छे से मिल जाएगा। क्लियर। वो जितना सरफेस एरिया जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छे से वो हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। इसीलिए ओरल जो होता है उसका जो ओरली लेते हैं वो बहुत टाइम तक रहता है और उसको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिलती है। इसके लिए देखो इंटेस्टाइन में जल्दी होता है एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू इंटेस्टाइन, एज कम्पेयर टू स्टमक में। सेम ऐसे ही दूसरा जो है
दूसरे में जो इन्वायरमेंटल पीएच है, इन्वायरमेंटल पीएच मतलब देखो, जो स्टमक रहता है, जो स्टमक रहता है, स्टमक में कैसा रहता है, एसिडिक नेचर, और इंटेस्टाइन में कैसा होता है, बेसिक नेचर। स्टमक में एसिडिक और इंटेस्टाइन में बेसिक नेचर। तो इधर अगर एसिडिक ड्रग रहेगा, अगर एसिडिक ड्रग रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और ये बेसिक ड्रग रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। और दोनों में कंपेयर करेंगे तो इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन एरिया है ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन एरिया ज़्यादा है, मतलब उसका ज़्यादा जगह है और ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है। क्लियर। उसके बाद कोई अगर डिजीज का फैक्टर है, कोई अगर डिजीज का फैक्टर मतलब जैसे लीवर में प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म तो डिसइंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा है, ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, नहीं तो नहीं होगा ज़्यादा। जैसे लीवर सिरोसिस अगर हो गया किसी को, तो क्या हो जाएगा कि लीवर में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अच्छे से ड्रग डिजॉल्व नहीं होता, अच्छे से ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्लियर। और स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी क्या हो जाएगा, ड्रग का डिजोल्यूशन नहीं होगा, डिजोल्यूशन नहीं होगा तो उसका अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा स्टमक है, स्टमक है, स्टमक में पहले से ही अगर फूड अवेलेबल है, हाँ, उसी में हम लोग अगर मेडिसिन खा लिए तो क्या हो जाएगा, वो मेडिसिन, वो ड्रग फूड के साथ जाके मिक्स हो जाएगा, तो फूड को डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में 3 से 4 घंटा लगता है। तो सेम वही 3 to 4 आवर्स भी ड्रग को भी लगेगा। अगर 3 to 4 आवर्स ड्रग को भी लगेगा, क्योंकि 3 to 4 आवर्स वो मिक्स हो गया जाके फूड में, जब फूड में जाके मिक्स हो गया तो 3 to 4 आवर्स उसको भी लगेगा। क्लियर। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही डॉक्टर क्या बोलता है, खाना खा लियो उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप मेडिसिन खाओ, क्योंकि वो आराम से वहां से डिजॉल्व होकर आराम से डिसइंटीग्रेट होकर आगे पास आउट हो जाता है, तब भी आपको लेना है। क्लियर। तभी आपको ड्रग को लेना है। क्लियर। मतलब लिए, फूड के साथ मिक्स नहीं हुआ, फिर उसके बाद गया, फिर उसका डिजोल्यूशन हुआ, फिर इंटेस्टाइन में गया, तब उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा। पहले से ही पेट में खाना है, उसी पे खा लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर। और प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड मतलब कुछ ड्रग क्या होता है, फूड के साथ लेना रहता है, कुछ ड्रग फूड के बाद लेना, मतलब फूड के पहले लेना रहता है, कुछ ड्रग फूड के बाद लेना रहता है। कि मतलब ये हो जाता है कि कोई भी एक ड्रग है, कोई भी एक ड्रग है, तो क्या हो गया कि एसिड, एसिड अगर ब्लड इसमें बना हुआ है बॉडी में, अगर स्टमक में अगर एसिड बना हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज पहले करते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी आप जैसे पेंटाप्रोजोल, रेवाप्रोजोल, ये सब जो भी पीपीआई आप लेते हो, तो ये पहले जाके न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करेगा तब खाना खाएंगे, तब जाके उसको बॉडी वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि मिक्स हो जाएगा फूड के साथ में, तो जो एसिड सिक्रेट हुआ था वो भी वेस्ट हो जाएगा। क्लियर। ये फूड, इसीलिए फूड को, और किसी को एसिडिटी ना हो जाए किसी को, क्योंकि एसिड पहले से बना हुआ है, और अगर हम लोग कुछ पेन किलर ले लेते हैं तो वो फिर गलत रिएक्ट कर देता है, मतलब वो इससे एसिडिटी होने लगती है, तो जिससे फूड के बाद वो मेडिसिन लेना रहता है। इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आप फूड के पहले लेना, फूड के बाद लेना है। दिस आर द कंप्लीट डिटेल्स। हम लोगों ने पूरा एब्जॉर्प्शन का पूरा डिटेल्स देख लिया, उसका डेफिनेशन देख लिया, उसका टाइप देख लिया, उसका फैक्टर फैक्टिंग भी देख लिया है। आप अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।